नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के महत्वपूर्ण विशेषज्ञ अपने अनुभवों को साझेदारी करते हैं, वह है शैक्षिक समागम। ये वो कार्यक्रम जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ आते हैं और अपनी बात जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है वो रखते हैं। और ऐसे ही एक विशेषज्ञ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान जो है, भूविज्ञान, उस पर जो आप अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, उस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी हमारे बीच में हैं। और आप एक ये परिचय तो है ही है, और उसके अलावा आप जनरल पीजी कॉलेज में भी कार्यरत हैं वर्तमान में, जो कि लखनऊ का है, JNPG कॉलेज। और साथ में आप 7.5 सालों तक उच्च शिक्षा के विषय के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि NSS पूरे देश भर में है, लाखों विद्यार्थी उससे जुड़ते हैं हर साल, उसके आप राज्य संपर्क अधिकारी के दायित्व का आपने निर्वहन किया है और बड़ी संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की जो पैरोकारी है आपने की है। तो बुनियादी विषय से वाकिफ़ हैं और ये वही योजना है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास और समाज से जुड़ने में अहम भूमिका निभाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि पहले तो NSS क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग नहीं जानते। वो NSS बोल देते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना जान जाते हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा मिशन रहा है, कितना बड़ा विजन है और हम उसका कितना प्रतिशत अभी कर पा रहे हैं। जी दीक्षित जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय सेवा योजना वो योजना है भारत सरकार की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको चलाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में। और उसकी शुरुआत इस कारण से हुई थी कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि यूथ जो है वो गांव के साथ जुड़े, समाज के साथ जुड़े, ऊर्जावान होता है, इसलिए वो सार्थक अपना सहयोग उसमें प्रदान कर सकता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे, तब शुरुआत में 14 यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हुई थी और आज ये उत्तर प्रदेश में 3,22,000 वॉलंटियर्स हैं इसके, और अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 40 लाख वॉलंटियर्स NSS के हैं। NSS का उद्देश्य जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, जैसा आपने कहा ना कि सामुदायिक सेवा के द्वारा व्यक्तित्व विकास की बात हम इसमें करते हैं। जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, वो जो इंस्टीट्यूशनल बच्चे हैं, वो बच्चे इसका सदस्य बनते हैं। 2 वर्ष के लिए वो NSS में रहते हैं और इन 2 वर्षों में उन्हें प्रत्येक वर्ष 120 घंटे समाज सेवा में देने पड़ते हैं और 2 वर्ष में इस तरह से 240 घंटे हो जाते हैं। और कम से कम एक 7 दिवसीय शिविर में सहभागिता करनी पड़ती है, जो कि एडॉप्टेड विलेज या स्लम, मलिन बस्ती, उसमें होता है। तो इस तरह से वो समाज से बहुत करीब से जुड़ते हैं। वो ये समझते हैं कि समाज में किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो कैसे परेशानियां, दुश्वारियों में रह रहे हैं, और उससे अपने को आइडेंटिफाई करें कि वो कितने खुशनसीब हैं, उन्हें कितनी ब्लेसिंग्स भगवान की मिली हैं कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो जब वो ऐसा देखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो वो उनकी संवेदनशीलता बढ़ती है, समाज के प्रति जागरूकता बढ़ती है और एक मदद करने की, इसका मोटो है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, मैं नहीं आप। तो हमेशा जो NSS का वॉलंटियर है वो दूसरे के बारे में अपने से ज़्यादा सोचता है। कार्यक्रम जो इसमें सहभागिता के लिए, जो जिन विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता बच्चों की जाती है, उसमें एक तो नियमित कार्यक्रम होते हैं जो साल भर चलते हैं, जो जितने भी नेशनल लेवल पे जो हम लोग डेज सेलिब्रेट करते हैं, चाहे हेल्थ डे हो, चाहे एनवायरनमेंट डे हो, चाहे एड्स डे हो, नेशनल यूनिटी डे हो, कोई भी, और फिर दिवसों के जरिए दिवसों के जरिए विषयों से जोड़ते हैं। और उसके अलावा जो पखवाड़े बनते हैं, जैसे एक वृक्षारोपण वाला जुलाई में आता है ना, तो इस तरह से पूरा एक पोषण माह आता है सितंबर में, जिसमें कि एक विषय पे बहुत विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें मंथन करते हैं और उसको समाज के बीच में लेकर जाते हैं। तो ये बड़ा अवसर मिलता है बच्चों को, बड़ा अवसर मिलता है। तो एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में भी हम इन बच्चों को जागरूक करते हैं, जिससे कि वो ये देख सकें कि जो उनके अडॉप्टेड स्लम्स और विलेजेस हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो इन स्कीम्स का लाभार्थी बन सकता है।
और यदि वो लाभार्थी बन सकता है तो हम प्रयास ये करते हैं कि उनके वो फॉर्म्स भरवाएं, उनको जो यथो स्थान पर पहुंचाएं। और जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, क्योंकि एनएसएस में 100 बच्चों पे एक कार्यक्रम अधिकारी होता है, प्रोग्राम ऑफिसर जो विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में होते हैं, तो वो उनके माध्यम से जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाते हैं कि इस तरह का है, और फिर उसको प्रयास ये करते हैं कि वो सुविधा उनको ससमय प्राप्त हो जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है कि जो सरकार की स्कीम्स हैं वो जो उनका जो एक लाभार्थी, जो वास्तविक लाभार्थी है, उस तक वो पहुंचाने में भी हम मदद करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जो भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनकी इकाइयाँ हैं, और उन इकाइयों में जो विद्यार्थी आते हैं उसमें भी बड़ी तादाद उन विद्यार्थियों की जो स्वयं प्रेरणा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, उनके अंदर भावना अपने साथियों को देखकर, या उनके अंदर एक सी प्रेरणा है कि वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और वो आकर अपना आवेदन दाखिल करते हैं। और इसमें कोई बड़ी मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, एक सामान्य फॉर्म है और उस फॉर्म को भरकर अपने प्रोग्राम ऑफिसर के पास सबमिट करते हैं और इस तरह से इस यात्रा के सहभागी बन जाते हैं। इसके लिए बहुत अलग तरह से कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि नियमित पढ़ाई के साथ में जो गतिविधियां हैं उनसे जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये पूरा नेटवर्क है, ये कैसे काम करता है? देखिए, नेटवर्क मैंने बताया कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री जो है वो उसके एपेक्स पे है, वहाँ पे एनएसएस का डायरेक्टरेट होता है। जो राज्य हैं वहाँ पर एक रीजनल डायरेक्टर भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, दूसरा प्रदेश का एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में मैंने 7.5 साल तक जिस पद पर कार्य किया वो राज्य संपर्क अधिकारी होता है। भारत सरकार से वो राज्य सरकार में आता है, राज्य सरकार से वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन माध्यमिक लेवल पे जाता है। तो जो भी ऊपर से निर्देश होते हैं वो नीचे तक इस तरह से पहुँचते हैं, और कार्यक्रम अधिकारी एक 100 बच्चों का इंचार्ज होता है जो कि उनको अपने विद्यालय में और आसपास के क्षेत्रों में उनको पूर्ण कराता है। तो जो इंस्टीट्यूशनल बच्चे हैं जो कहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए एनएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पर जो रूरल बच्चे हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनके लिए वो, क्योंकि जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए एक दूसरा संगठन इसी मंत्रालय का है जो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन कहलाता है। NYK से हम उसको ज़्यादा जानते हैं। वो बच्चे जो गाँव में हैं उन बच्चों को NYKS से जोड़ा जाता है, उनके यूथ वॉलंटियर्स होते हैं। ब्लॉक लेवल पे 2 इस तरह के लोग होते हैं जिसमें कि उनको 5,000 रुपये ऑनरेरियम भी मिलता है 2 वर्ष के लिए। उसके अलावा NYKS के माध्यम से गांव में एक पूरा NYKS जो उनके वॉलंटियर्स हैं उनका नेटवर्क भी होता है, और उनके माध्यम से गांव में विभिन्न स्वरोजगार के कार्यक्रम हैं, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग है, इस तरह के बहुत से जागरूकता के कार्यक्रम रूरल यूथ के बीच में, ग्रामीण युवा के बीच में NYKS के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। एक इनका कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जैसे कि जो अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमारा जो ट्विन स्टेट थे वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश थे, तो वहाँ के ट्राइबल यूथ को यहाँ पे लाकर, हाँ, वहाँ के ट्राइबल यूथ यहाँ पे आए, 100 और 100 यहाँ के रहे, 200 लोगों के साथ एक हफ्ते तक वो लगातार कार्यक्रम करते हैं जिसमें कि एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की विरासत को समझते हैं, नज़दीक से एक दूसरे को देखते हैं, और जो विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है, साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, और समझ भी विकसित होती है। और जो मन की दूरियां या जानकारियों की जो अभाव होते हैं वो भी मिटते हैं और एक दूसरे के और करीब आते हैं। तो इसका जो वापस लौटते हैं तो बेहतर संवाद अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में करते हैं, और इससे भारत में जो विभिन्नता है उसमें और बल मिलता है और आपस में जुड़ते हैं, अंतर होते हुए भी एक हो जाते हैं। इसलिए यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत चलाया गया। इसमें अभी सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, युवा महोत्सव मनाए जा रहे हैं और उसमें बच्चों को अलग अलग विषयों पे प्रतिनिधित्व मिलता है, और यूथ पार्लियामेंट भी सामने आई। थोड़ा उस पर एलोबरेशन दें, बताएं कि और विद्यार्थी अगर भागीदारी करना चाहते हैं तो कैसे करना होता है। देखिए, युवा महोत्सव जो होता है वो साल में एक बार होता है, क्योंकि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस होता है। उससे लेकर एक हफ्ते के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष का एक निश्चित कार्यक्रम है। बीच में कोरोना के 2 वर्ष हटा दें तो नियमित उसमें नहीं था, तो ये नियमित चलता है। और इसमें प्रयास ये करते हैं कि कभी कभी मेगा होता है जिसमें 700-800 लोग भी, जो लखनऊ में जो 2 वर्ष पहले हुआ था उसमें 700-800 लोग आए थे, वरना 200-300 लोग एक में रहते हैं। और
प्रयास ये रहता है कि ज़्यादातर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो और ऐसे बच्चे उसमें सहभागिता करते हैं जो अपनी अपनी संस्कृति, अपने नृत्य, अपनी विरासत के बारे में कुछ जानकारी लेके आएँ, उनकी उस तरह की ड्रेसेस लेके आते हैं। तो एक जब ये जो कार्यक्रम होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, उसमें सब एक दूसरे को, सारे राज्य के लोग एक दूसरे को समझते हैं। हर एक दिन शाम को कल्चरल में किसी एक दो राज्यों को अपना परफॉर्म करने का मौका मिलता है। खाने में कभी एक की ड्यूटी लगती है, बौद्धिक में एक की ड्यूटी लगती है। इस तरह से सब लोग सब तरह के कार्य सीखते हैं, एक दूसरे के को नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं, उनकी संस्कृति को भी समझते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पूरा, आपको ये लगता है कि जब आप किसी एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में जाइए और समापन के दिन जब आप वहाँ पर पहुँचिए तो आपको ये लगता है कि पूरा भारतवर्ष उतर के उस प्रांगण में आ गया है। सब बच्चे अपनी अपनी परंपरागत ड्रेसेस में रहते हैं और अपने परंपरागत नृत्य या गान कर रहे होते हैं। एक बहुत ही लाइवली, बहुत ही ऊर्जा युक्त वातावरण वहाँ पर पैदा हो जाता है। तो ये आनंद की अनुभूति भी देता है और साथ में गर्व का अवसर भी मुहैया कराता है। और साथ में हमें ऐसे अवसर और बढ़ाने हैं, इसमें और काम करना है। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की बात हुई, आपने एनएसएस की बात की, ऐसे स्काउट एंड गाइड्स के जरिए भी प्राथमिक स्तर से बच्चों को निकाल कर लाया जाता है। माध्यमिक में बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। हाँ, स्काउट एंड गाइड में तो देखिए 10 से 18 वो, क्योंकि थोड़ा छोटे लेवल पे है, 10 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो स्काउट गाइड के अंदर आ जाते हैं। और स्काउट गाइड उसको, वो समाज में वो सबका मित्र है, आपस में भाई बहन के जैसे वो लोग कार्य करते हैं। उनको बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें कि उनको ये सिखाया जाता है कि कभी समाज में कोई आपदा आ जाए तो उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। उनको नदी पार करना, उनको इस तरह की चीज़ें सिखाई, किसी बिल्डिंग के ऊपर कैसे जा सकते हैं, जो आपदा में प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है वो उनको बताते हैं। और ये छोटे बच्चे भी बहुत, ये तो एक स्काउट एंड गाइड तो इंटरनेशनल एक आंदोलन है, लॉर्ड बेडन पावेल ने जो शुरू किया था उसका एक पार्ट अब हिंदुस्तान में भी है। और जो 10-18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं जो इसका पार्ट होते हैं स्काउट एंड गाइड का, उनको रोवर्स और रेंजर्स कहते हैं, जो कि विश्वविद्यालय में और डिग्री कॉलेजेस में होते हैं। वहाँ भी वही जो एक्टिविटीज़ 10 से 18 वर्ष तक के बच्चे छोटे क्लासेस में करते हैं, इंटर तक के, वही एक्टिविटीज़ डिग्री कॉलेजेस में रोवर्स रेंजर्स करते हैं। उसमें भी कोई एक शिक्षक को इंचार्ज बनाया जाता है। और कैसे अपने कम मीन्स में हम कैसे समाज की आवश्यकता के समय मदद कर सकते हैं, ये दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करते हैं। उन्हें संवेदनशील बनाते हैं, अपनी जो हमारी धरोहरें हैं, जो उनको कैसे संजो के रखना है, पर्यावरण को कैसे ठीक रखना है, वृक्षारोपण कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को उनको बताते हैं। और रोवर्स रेंजर्स में तो ब्लड डोनेशंस की भी बात होती है। इस तरह से समाज के लिए जो भी संभव है वो करने की जागरूकता और सबकी एक सबको समाज की मुख्य धारा में रखने के लिए, और जो अलग थलग लोग पड़े हैं उनको भी मुख्य धारा में कैसे ले आया जाए, उनके भी जीवन को कैसे सहज बनाया जाए, इसमें ये लोग कार्य करते हैं। और ऐसे जो नागरिकों का निर्माण होता है वो संवेदनशील भी होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं, जवाबदेह भी होते हैं। और आगे ये देखने में आया है कि बड़े बड़े पदों पर उन्होंने दायित्व का निर्वहन अच्छे से किया है और कर रहे हैं। और देश में बहुत बड़ी तादाद है। और जो आपने आंकड़े बताए, ये हर साल इतने वॉलंटियर्स आते हैं। उत्तर प्रदेश में खाली 3.5 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आते हैं। और इस तरह से ये संख्या लगातार बढ़ रही है और दशकों से ये बहुत बड़ी यात्रा है देश में। अगर एनएसएस या एनवाईके और स्काउट एंड गाइड्स अगर सारे वॉलंटियर्स जोड़ लें तो करोड़ों में होंगे। जी दीक्षित जी, एक चीज़ जो जैसे आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक 3,22,000 या इससे पहले 3,07,000, 3 लाख के आसपास अगर हम मान लें कि वॉलंटियर्स हर वर्ष एनएसएस में रहते हैं, 2 वर्ष में भी मान लें तो इतने अगर निकले, थोड़े चेंज हो जाते हैं, कुछ थोड़े बदलते हैं, थोड़ी संख्या बढ़ के 3 की 4 हो जाएगी, दोनों को अगर मिला लें हम, तो 4 लाख वॉलंटियर्स अगर हम हर वर्ष पैदा कर रहे हैं और 2 वर्ष के बाद यदि हम उन पे कोई उनको कंट्रोल करके या उनको एक कोई जोड़ने का मौका नहीं देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर कुछ ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाए कि ये जो हमारे पुराने वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि उन्हें हमने जागरूक बनाया है, उन्हें हमने संवेदनशील बनाया है, उनके प्रशिक्षण पे हमने खर्च किया है,
और वो समाज के साथ जुड़ के काम किए हैं। 2 वर्ष बाद हमें उन्हें उस काम से अलग नहीं कर देना चाहिए। बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। हाँ, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, संवेदनशील ह्यूमन रिसोर्स है। यदि हम इसे लगातार एक जोड़े रखने का, एक इसके नेटवर्क का कुछ प्लान करें कि ये सारा नेटवर्क रहे, जैसे एलमनी एसोसिएशंस होती हैं। और मुझे याद है कि जब कोरोना के दौरान हमारी तत्कालीन सचिव थी उषा शर्मा जी, उन्होंने जब ऑनलाइन हम लोग से वार्ता हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ये इतना कठिन समय है और आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इस बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी आपके पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको वापस आवाहन कीजिए उनका, वो आएँ और एनएसएस से जुड़ें। 2 वर्ष तक उन्होंने जो इसमें अपना समय दिया है, आगे भी जब जितना समय दे सकते हो समाज के लिए देने के लिए तत्पर रहें। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर भी डेवलप करें कि जो एक बार एनएसएस से, क्योंकि एनएसएस एक कार्यक्रम नहीं है, एनएसएस एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति एनएसएस कर लेता है और संवेदनशीलता के साथ 2 वर्ष तक कर लेता है, उसकी जीवन शैली ही दूसरे की मदद के लिए हो जाती है। मल्टीफेसेटेड उसका ग्रोथ होती है। वो दूसरे की मदद करने के लिए ही जीता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप 2 दिन बाद अलग, 2 साल बाद अलग थलग कर देंगे तो नुकसान देश का नहीं है, नुकसान देश का है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और भी बातें करेंगे और आपके अनुभवों से कुछ टेक अवेज भी लेंगे, ताकि चूंकि आपने 7.5 साल का पूरा बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है, तो जो अनुभव होते हैं अब अच्छा वक्त है कि आप उसको साझा करें। और बाकी जो लोग अब कमान संभाल रहे हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नीति नियंता हैं, उसको सोच करके मिल करके एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट और बेहतर क्रिएट करें, एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें। आजकल तो तकनीक का ज़माना है, बेहतर काम हो सकते हैं, बेहतर परिणाम भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब बातें होंगी एक अंतराल के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा विराम रेडियो जयघोष पर, बाकी ये सत्र जारी रहेगा। लौटते हैं, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो जयघोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है शैक्षिक समागम और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी। और आप विशेषज्ञ के तौर पर काम करते रहे हैं। आप एक राज्य संपर्क अधिकारी के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के दायित्व का निर्वहन किया है कुल 7.5 साल तक। वैसे तो जियोलॉजी के आप प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 7.5 साल के महत्वपूर्ण अनुभव जिसको आप साझा करना चाहते हैं इस पूरे नेटवर्क को और स्ट्रेंथन करने के लिए। एक महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से आया, और क्या कुछ करना चाहिए, या ये जो प्रोग्राम ऑफिसर्स का नेटवर्क है इंडिपेंडेंट भी है, फ्रीडम भी है, अवसर भी बहुत हैं, उनको और ज़्यादा इंगेज करने, उनके पास भी कुछ इनोवेशन आने के लिए, और साथ में यूनिवर्सिटीज़ और इंटर डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन है कैसे किया जाना चाहिए कि इसके ज़्यादा परिणाम आ सकें। देखिए दीक्षित जी, जो हमारे शिक्षक एनएसएस से जुड़े हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, गुणवत्तापरक प्रशिक्षण यदि इनको प्रदान किया जाता है तो मैंने ये देखा कि एक गुणवत्तापरक प्रशिक्षण अगर हुआ, जो जैसे इनकी ओरिएंटेशन होता है 7 दिन का, तो उसमें से कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम अधिकारी निकल आते हैं जो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि फिर उन्हें आप रोक नहीं सकते। वो अपने जो आवरण है उससे निकलकर समाज के लिए पूरे मनोयोग से जुड़ जाते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी मुझे कमी नज़र आ रही है वो ये कि हम शायद प्रशिक्षण जितना चाहिए उतना प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ में नहीं, यूपी में 3 सेंटर्स हैं अभी प्रशिक्षण जो देते हैं, एक आगरा में, एक बरेली में, एक लखनऊ में। तो इन सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 3000 हमारे पास प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं और 3 ही साल रहते हैं, तो जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो जितनी जल्दी उनको प्रशिक्षण देंगे उतनी वो सहजता के साथ परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो एक प्रशिक्षण ये देना, और बहुत से गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, जिनमें भी एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और उन कार्यक्रमों में भी एनएसएस को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे पोषण माह की बात कर रहा था, तो जैसे पोषण माह में भी क्योंकि इन्वॉल्व हम करते हैं, तो पोषण पे भी विशेष प्रशिक्षण 2-3 दिन का हो सकता है ना, जैसे कि वो पोषण के बारे में भी सम्यक रूप से बात कर सकें। तो ऐसे मेरे कार्यकाल में मुझे याद है कि यूनिसेफ के साथ
कोरोना से जस्ट पहले हम लोगों ने 30 प्रोग्राम अधिकारी का यूपी भर के प्रशिक्षण किया था और उसके बड़े सार्थक परिणाम रहे, क्योंकि वो कार्यक्रम अधिकारी कोरोना के दौरान भी हमसे जुड़े रहे। वो क्योंकि आके एक बार देखिए, फिजिकली जब आप आते हैं और 2-3 जितने भी दिन आप खूब मंथन करते हैं, चर्निंग होती है, तो अमृत निकलेगा ही। तो इसलिए ये आवश्यक है कि थोड़े प्रशिक्षण इनका बढ़ाया जाए और इनकी भी नेटवर्किंग ऐसी हो कि एक दूसरे के कार्यक्रमों से वो अवगत हों। जो अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे इलाके में इम्यूलेट करें, उसको रेप्लिकेट करें, और जो जहाँ पे कुछ कमी रह रही हैं वहाँ पे कैसे दूसरा व्यक्ति उसको सपोर्ट कर सकता है। तो हमें जो एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, कमजोरी ना बने। हाँ, कमजोरी ना बने, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। जहाँ पर कोई कमजोर पड़ रहा है उसको हम सप्लीमेंट कर दें। तो हर एक जिले में एक एनएसएस का एक अच्छा सा रिसोर्स ग्रुप तैयार हो सकता है, जो इन्वायरमेंट में, जो ब्लड डोनेशन में, जो हेल्थ में, सारे मुद्दों पर एक जब हो जाएगा ना, 10-10, 15-15 लोगों के इस तरह के ग्रुप हो जाएंगे, तो वो हमेशा किसी भी कॉलेज में एक्सपर्ट की कमी ही नहीं रहेगी। और देखिए, एनएसएस का जो कार्यक्रम अधिकारी होता है वो बेसिकली शिक्षक होता है, और शिक्षक को यदि आपने अच्छा प्रशिक्षण प्रदान कर दिया तो वो उसको तो अच्छा करना ही है, और वो एक समाज का अच्छा मेंटर भी बन रहा है। अच्छा मेंटर और अच्छा मेंटर जो है वो अच्छे विद्यार्थियों को भविष्य के लिए गढ़ता है, उनको शेप देता है, उनको प्रोत्साहित करता है, और उस मोटिवेशन में सही इनपुट्स होते हैं, और वो सही इनपुट्स बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने 20-25 साल के इस दौरान जब से मैं एनएसएस का काम देख रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यदि शिक्षक, क्योंकि ये शिक्षा समागम पे कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं, शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि कार्यक्रम अधिकारी जो एनएसएस का होता है, जो शिक्षक होता है, पार्ट टाइम कार्यक्रम अधिकारी का कार्य करता है, वो पूरे शिद्दत के साथ जुड़ता है कार्यक्रम से, उसकी आत्मा उस कार्यक्रम में बसती है, तो बहुत सारे विवेकानंद पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। मैं आपका एग्जाम्पल बताता हूँ अपना। मैं जिस कॉलेज से हूँ, जब मैं कार्यक्रम अधिकारी था, उस दौरान हमारे यहाँ से 3 बच्चे नेशनल अवार्ड जीते, जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें सम्मानित किया। अजीत कुशवाहा, शुभम मिश्रा और हर्षित सिंह, 3 बच्चे। किसी कॉलेज में एक बच्चा नहीं जीतता है। लेकिन जब आप बच्चे को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, अपार ऊर्जा है हमारे यूथ में, बहुत उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। जब अच्छा करें तो पीठ भी ठोकना पड़ेगा, हमेशा क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा कि सही समय पर ऊर्जा को सही जो आप फ्लो देंगे, सही ट्रैक देंगे, तो वो सही परिणाम लेकर आएगा। और ये काम हम सब ये मानते हैं कि जो शिक्षक समुदाय है उसे करना है, और शैक्षिक समागम में हमारा प्रयास यही है कि उन सब के अंदर भी एक उत्प्रेरक की जो भूमिका और भागीदारी है वो पहुँचे। और अंत में चलते चलते आपसे अपील, क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, और भूविज्ञान विषय तो धरा जो है वो बेहतर तभी होगी जब शिक्षक समुदाय मिलकर उसमें काम करेगा। तो एक आपकी तरफ से एक अपील भी, न केवल प्रोग्राम ऑफिसर्स बल्कि जो समुदाय है, बिल्कुल सबको, मेरी सब शिक्षक साथियों से मेरी गुजारिश ये है कि वो जो अपने छात्र हैं उनसे संवाद ज़्यादा से ज़्यादा कायम रखें, क्योंकि जब संवाद रहेगा तो उसके परिणाम सार्थक आएंगे ही। और भूवैज्ञानिक होने के नाते एक और अपील कि अब आप कुछ जगहों पर देख रहे होंगे कि पानी समाप्त हो रहा है। अब पानी को बचाने के लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। 4R पे हमें काम करना पड़ेगा: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिचार्ज। पानी बहुत एक नेचुरल रिसोर्स है, बट उसको हम बहुत ठीक तरह से अगर नहीं लेंगे तो हमें भी कुछ जगहों की, जैसे चेन्नई में देखा था, केप टाउन में देखा, ग्राउंड वाटर गायब हो गया। तो ऐसी स्थिति से हमें बचना पड़ेगा, और हम सबको साथ मिलकर पानी को बचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जब पानी रहेगा तभी हमारा अस्तित्व भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और रहीम ने कहा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्योंकि मनुष्य के आँख का पानी नहीं बनना चाहिए। चूना भी अगर पानी नहीं हो तो वो अपनी जो गर्मी है वो अलग नहीं करेगा, तो पुताई के काम नहीं आएगा। और मोती भी बिना पानी के विकसित नहीं होगा। तो पानी तो ज़रूरी है, वो चाहे आँख का हो, धरती का हो, या किसी भी जगह का हो, उसको बचाना, बढ़ाना ज़रूरी है। तभी
संरक्षण भी होगा, हमारा भविष्य बेहतर होगा, और अगर आँख का पानी बचेगा तो हम बेहतर काम करेंगे ही। और ये हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाता है, हमारे उत्साह को भी बढ़ाता है, और एक दायित्व को जोड़ते हुए जो आपके जीवन के साथ आपके पीछे कुछ छोड़कर जाएगा, वो यही है, वो आपका कर्तव्य है, जिससे आप कुछ छोड़कर, बनाकर और योगदान करके जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक समागम के इस मकसद को पूरा करते हैं। बढ़ाइए, सब तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा अपना फीडबैक भी दीजिए। तब लेते हैं विदा, अगली बार एक और मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत आभार। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो जय घोष।